नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल से हमने गोदान पढ़ना शुरू किया है। पेपर 2 जो उपन्यास है उसका पहला उपन्यास गोदान, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास, उसको हमने कल से पढ़ना शुरू किया था। पढ़ने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि गोदान उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। ऐसा कोई साल नहीं रहा है जिसमें गोदान से प्रश्न न पूछा गया हो। व्याख्या के स्तर पे भी सबसे ज़्यादा व्याख्याएं अगर कहीं से पूछी जाती हैं तो वो गोदान उपन्यास होता है। तो गोदान शुरू करते हुए गोदान से जुड़े हुए जो शुरुआती टॉपिक्स थे वो हमने कल पढ़े थे, जिसमें गोदान में पीढ़ी संघर्ष किस प्रकार है वो हमने देखा था। होरी और जो गोबर का संवाद है उसके थ्रू समझने की कोशिश की थी। जो ढहता हुआ सामंतवाद है और उभरता हुआ जो पूंजीवाद है वो किस प्रकार व्यक्त हुआ है ये देखा। गोदान में जो आदर्शवाद और यथार्थवाद है, इन दोनों के बीच में जो जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि प्रेमचंद का जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं और वास्तविक यथार्थवाद कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आज जो टॉपिक पढ़ने हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल हमें पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है। तो 4 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है, इसकी महाकाव्यात्मकता एक त्रासदी के रूप में, और गोदान का नामकरण। ये 4 टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है मार्क्सवाद का प्रभाव। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद का विचार क्या है और ये विचार गोदान में कहाँ पर देखने को मिलता है, और उससे जुड़े हुए जो उद्धरण हैं वो भी हम देखने को मिलेंगे। उद्धरण यहाँ पर केवल सांकेतिक रूप में देखने को मिलेंगे। जो मेरा उद्धरण वाला जो डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ से उद्धरणों को इसको पूरा कर लेंगे, अपने स्तर पर भी पूरा उद्धरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे। तो पहला टॉपिक है मार्क्सवाद का प्रभाव। तो मार्क्सवाद की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता क्या है, यह मानता है कि आर्थिक समानता या वितरण मूलक न्याय जब तक किसी समाज में विद्यमान नहीं होगा तब तक उसे मानवीय समाज नहीं कहा जा सकता। तो आर्थिक विषमता और वितरण मूलक अन्याय जो है उस पर ही मार्क्सवाद केंद्रित करता है। तो क्या आर्थिक असमानता और वितरण मूलक न्याय गोदान में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अंतर गोदान में दिखाया गया है। होरी जैसा किसान एक बहुत गरीब दिखाया गया है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे दिखाए गए हैं जो पूंजीपति हैं और जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं। जैसे होरी का कथन है, इस ज़माने में मोटा होना हया ही है ना, इस टाइप से दिखाया गया है। हीरा का कथन है, हम तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो जो एक मजदूर और जो पैसे वाले हैं उनका जो गैप दिखाया गया है वो गोदान में दिखाया गया है। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था भी दिखाई गई है, तो वो भी एक गैप है। फिर धर्म तथा अन्य जो विचारधाराएं हैं, ये मार्क्सवाद मिथ्या चेतना मानता है। ये मिथ्या चेतना मतलब एक मिथ्या चेतना के माध्यम से जो शोषक वर्ग है उसने शोषित वर्ग को इस तरीके से बांध रखा है कि वो उसके पास से निकल ही नहीं पाते हैं। तो होरी जैसे किसानों को धर्म की जो मिथ्या चेतना उनके सामने क्रिएट की गई है, उसकी वजह से ही जो लोग शोषण कर रहे हैं वो शोषण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये शोषण की प्रक्रिया को क्या देती है? वैधता देती है। धर्म के भय से, धर्म की आड़ में ये क्या करते हैं? उसी शोषण परक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और उसको वैधता मिलती है, और उससे क्या होता है? स्थायित्व भी उस व्यवस्था को मिल जाता है। और बनाता कौन है? शोषक वर्ग ही ऐसी मिथ्या चेतना को क्रिएट कर रहा है। होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी, ये वाला उदाहरण आप यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। मार्क्सवाद क्या मानता है कि राज्य क्या है? एक कृत्रिम उपकरण है, आर्टिफिशियल एक सिस्टम है जिसका निर्माण ही किसके लिए हुआ है? ताकि शोषक वर्ग शोषण प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान कर सके, और शोषित जो वर्ग है, शोषक वर्ग जो है वो शोषित वर्ग का शोषण कर सके। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, आर्टिफिशियल एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है ताकि शोषण चलता रहे। या इस पे एक कथन लिखा गया है, उदाहरण है, यहाँ जो किसान है वह नरम चारा है, पटवारी को नजराना वह दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है? राज्य जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक कटाक्ष है, एक व्यंग्य है जो शोषण परक व्यवस्था को मान्यता देती है। फिर है मार्क्सवाद क्या मानता है कि लोकतंत्र की जो धारणा है
उसका भी वह समर्थन नहीं करता है। वो भी ये मानता है कि यह भी शोषण का एक उपकरण है, क्योंकि ये एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली पर टिका है जो धनी वर्ग के फेवर में है, उनके ही पक्ष लेती है, क्योंकि वही चुनाव लड़ सकता है और वही चुनाव जीत सकता है। लेनिन ने तो यहाँ तक कहा है कि उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें निम्न वर्ग मतदान के माध्यम से सिर्फ यह चुन सकता है कि अगले कुछ वर्षों तक उच्च वर्ग के किन प्रतिनिधियों के हाथों वह शोषित होगा। मतलब शोषण तो होगा, बस उसको ये चुनने का अधिकार है कि मेरा शोषण कौन करेगा, ये लेनिन ने कहा है। तो इस पे कटाक्ष इस उदाहरण से दिखती है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। तो प्रेमचंद ने यह दिखाया है। वही दूसरा दिखाया कि औद्योगिक प्रणाली में किस प्रकार पूंजीपति चाहे कितना भी लाभ कमाए, मजदूरों की स्थिति हमेशा त्रासद रहती है। गोबर इसके माध्यम से इन्होंने दिखाया है। और भी कई सारे ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिसमें मजदूरों की शोषण परक जो व्यवस्था है उसका चित्रण किया गया है। संचार के संदर्भ में भी मार्क्सवाद का मानना है कि संचार माध्यम आर्थिक दबावों व प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत काम करते हैं, तो उनके द्वारा उच्च वर्गीय हितों के पोषित करने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब बेसिकली ये है कि जो संचार है, जो मीडिया है, वो भी बिका हुआ है, वह पूंजीपति वर्ग के अधीन ही काम करता है। ओंकार नाथ का बिकना इसी को दर्शाता है। ठीक है। अब और विशेषता अगर हम गोदान के संदर्भ में देखें तो आर्थिक समानता के आदर्श को स्थापित किया है। वह शोषण व दमन पर इन्होंने साफ साफ चोट की है। वही वाला जो कथन है यहाँ पर पूरा लिखा गया है। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके जब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। तो वितरण मूलक जो न्याय की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रेमचंद जी कर रहे हैं। इन्होंने आर्थिक समानता के आदर्श को स्थापित करने की कोशिश की है। होरी की मानसिकता, वो जो धर्म वाली बात कह रहे थे, होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। मगर ठाकुर बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, मतलब एक जो धर्म का जो भीरू चरित्र के माध्यम से जो शोषण को मान्यता दी गई है वो इसमें दर्शाया है। ओवरऑल क्या है, मार्क्सवादी मूल्यों को दर्शाया है, पर मार्क्सवाद जो आया है गोदान में वो स्थूल रूप में ना आकर सूक्ष्म रूप में मौजूद है। स्थूल रूप में जो दिव्या में मौजूद है वैसा मार्क्सवाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ वे मार्क्सवाद का अतिक्रमण भी करते हुए नजर आते हैं। जैसे मजदूरों की हड़ताल का जो दृश्य है, जो ख़त्म की गई है हड़ताल, वो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का अतिक्रमण है। और इसमें कोई समाधान जो दिखाया है वो जो मार्क्सवाद की तरह कोई हिंसात्मक समाधान या क्रांति वाला समाधान नहीं दिखाया है। इस प्रकार इन्होंने मार्क्सवाद का अतिक्रमण भी किया है। तो मार्क्सवाद मौजूद है, अतिक्रमण है, और स्थूल रूप में मौजूद ना होकर सूक्ष्म रूप में यह मौजूद है। और मार्क्सवाद की मान्यताएं कहीं ना कहीं गोदान में देखने को मिलती हैं। तो ये क्रक्स हो जाएगा इस टॉपिक का। अगला जो टॉपिक है वो है गोदान क्या एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसी पर आज का सवाल भी आधारित होगा, तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। महाकाव्य शब्द वैसे तो पद्य भाग का है। पद्य जो होते हैं, जैसे कामायनी के महाकाव्यात्मकता की हम बात करेंगे, रामचरितमानस की महाकाव्यात्मकता की बात करेंगे, पर गद्य में महाकाव्य जैसे कॉन्सेप्ट थे नहीं। लेकिन केवल गोदान एक ऐसा उपन्यास निकल कर आया जो महाकाव्यात्मकता की श्रेणी में आने की कोशिश किया, जिस वजह से यह सोचा गया कि क्या गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास हो सकता है। अब देखिए, महाकाव्य शब्द मध्यकाल से आया है। जब हम रामचरितमानस की बात करेंगे, ये इसका मतलब है कि ऐसी रचना जो सरल जीवन को संपूर्णता में धारण करे तो उसे महाकाव्य कहा जा सकता है। ठीक है। अब चूंकि ये गद्य काव्य है तो गद्य में क्या होगा, और आधुनिक काव्य है तो आधुनिक जटिल व बिखरे हुए जीवन में उपन्यास यही कार्य कर रहा है, इसलिए इसे गद्य महाकाव्य कहा जाता है। क्या कर रहा है, आधुनिक जीवन के जटिल जीवन को संपूर्णता में यह धारण कर रहा है। अब हम देखेंगे कैसे कर रहा है। पहले कसौटियां गढ़ेंगे कि महाकाव्यात्मकता की विशेषताएं क्या होती हैं, कसौटियां क्या होती हैं। पहला तो यही है कि यह किसी सीमित स्थान पर न बंधा हो, बल्कि पूरे समाज को धारण करने में सक्षम हो, मतलब एक पूरे संपूर्ण समाज की एक गाथा कहता हो। दूसरा, उस समय के तत्कालीन समय की सभी स्थितियों, घटनाओं और समस्याओं का इसमें चित्रण या जीवंत चित्रण देखने को मिलता हो, और उस समाज के सभी वर्गों का एक चरित्रों का एक एल्बम हो, मतलब सारा समझ में आ जाए कि किस किस प्रकार के चरित्र उस तत्कालीन समाज में पाए जाते हैं।
शिल्पगत विशेषताएं में देखें तो भाषा अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, संवाद योजना होनी चाहिए, चरित्र योजना भी होनी चाहिए। और इस रचना का जो प्रभाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचना का प्रभाव हो उत्कर्ष मूलक रचना हो, उत्कर्ष मूलक प्रभाव हो। कहने का मतलब क्या, उत्कर्ष मूलक प्रभाव का मतलब ये है कि एक रचना से पहले वाला पाठक हो, एक रचना के पढ़ लेने के बाद का पाठक हो, दोनों में फ़र्क उसको महसूस होना चाहिए। पढ़ने से पहले का पाठक पढ़ने के बाद वाला ठीक वैसा ही नहीं रहता, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, इसे ही उत्कर्ष मूलक प्रभाव कहा जाता है। तो क्या ये रचना उत्कर्ष मूलक है कि नहीं है? तो देखिए, पहले एक एक डायमेंशन पे पूरे समाज को धारण करने में सक्षम है कि नहीं है। तो हालांकि गोदान की जो कथा है वो सेमरी और बेलारी नामक दो लखनऊ जिले के शहरों का नाम लेकर लिखी गई है, पर ऐसे गांव हर कहीं मिलेंगे आपको। भारत का हर गांव बेलारी या सेमरी है और उस गांव में रहने वाला हर साधारण किसान होरी है। इस अर्थ में गोदान पूरे राष्ट्रीय जीवन को धारण करने में सक्षम होती है और ऐसा उपन्यास बन जाता है, मतलब पूरे समाज को धारण करने में सक्षम होती है। तो पहला डायमेंशन यहाँ पर टिक होता हुआ नजर आता है। फिर दूसरा था कि तत्कालीन समाज की सभी स्थितियों और समस्याओं का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। अब देखिए, सारी जितनी इतनी जो समस्याएं हैं, तत्कालीन समस्याओं का चित्रण इस गोदान में मिला, उतना किसी रचना में नहीं मिला। लगभग हर समस्या का यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। सामंतवाद का ढहना हो, पूंजीवाद का उभरना हो, मार्क्सवाद हो, महिलाओं के अखिल भारतीय संगठन हो, लोकतंत्र का विकास हो, दलित चेतना हो, धर्म बिरादरी मर्जाद का हो, नारी आंदोलन हो, दहेज समस्या हो, अनमेल विवाह हो, नौरी रूपा से दर्शाया, वेश्यावृत्ति हो, सांप्रदायिकता हो, गरीब ऋण की समस्या हो, सरकार का शोषण हो, जमींदारों का शोषण हो और लोकतंत्र का अमीर वर्ग तक सीमित होना हो, सब कोई ना कोई पात्र ऐसा है जो उस समस्या को बयां करता है। तो ये लिस्ट बनाई गई है, सारे नहीं लिख पाओगे एग्जाम में। 5 से 7 महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, जो समस्याएं हैं और उनके कौन से पात्र हैं, ये आप याद कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए, दूसरा भी टिक हो गया कि तत्कालीन समस्याओं का चित्रण है। फिर क्या सभी वर्गों के चरित्रों का प्रतिनिधित्व करती है ये रचना? तो बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो किसानों का प्रतिनिधित्व होरी करेंगे, साहूकारों का प्रतिनिधित्व दुलारी, झिंगुरी, नौखेराम जैसे पात्र करेंगे, धर्म के ठेकेदार दातादीन जैसे लोग हैं, विधवा महिला का प्रतिनिधित्व झुनिया करेगी, अनमिल विवाह की शिकार जो नोहरी हुई है वो उसका प्रतिनिधित्व करेगी। तो लगभग हर जो चरित्र है वो वर्गीय चरित्र है, उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ आता है। ऐसे ही शहरी जो चरित्र है वो भी शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ आता है। पूंजीपति का प्रतिनिधित्व करता है खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, नवाबी शान शौकत का करेगा मिर्जा खुर्शीद, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते आते हैं मेहता जी, पत्रकार का ओंकार नाथ, है ना, ऐसे नारी मुक्ति का सरोज और मीनाक्षी। तो मतलब हर जो चरित्र है, चाहे वो ग्रामीण समाज से हो चाहे वो शहरी चरित्र हो, दोनों हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और चारित्रिक वैविध्य भी देखने को मिलता है। शिल्प के स्तर पर देखें तो भाषा हिंदुस्तानी है, जनसंख्या के हर वर्ग को समझ आती है, चरित्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा कथानक को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सहायक रही है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग है, तद्भव और देशज शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग देखने को मिलता है। तो शिल्प के स्तर पर भी निश्चित तौर पर यह महाकाव्यात्मकता को धारण करती है। उत्कर्षमूलक प्रभाव निश्चित तौर पर गोदान जिसने एक बार पढ़ लिया ना, उसको पूरे भारत में जो किसान की समस्याएं हैं, उस समय का समाज कैसा था, इससे एक पिक्चर की बात है, एक फिल्म की बात है, आपके मानस पटल पर उभरता है। तो निश्चित तौर पर यह उत्कर्षमूलक प्रभाव यह रचना छोड़ती है। तो ये कहा जा सकता है कि यह महाकाव्यात्मकता के सभी गुणों को पूर्णता में धारण करती है और यह पहला गद्य का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। तो ये हुआ महाकाव्यात्मकता। ठीक है, फिर बात आती है, एक जो टॉपिक निकल कर आता है वह है गोदान एक त्रासदी के रूप में किस प्रकार एक त्रासद रचना इसको कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। तो त्रासदी जो कॉन्सेप्ट है ये पश्चिमी कॉन्सेप्ट है, पश्चिमी नाटकों में विशेषता है, ये प्रयोग में लिया जाता है कि क्या ये एक त्रासद नाटक है। तो इस पर ये नाटकों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन उपन्यास में भी अगर कुछ तत्व देखने को मिले तो उपन्यासों को भी एक त्रासद रचना कहा जा सकता है। ट्रेजिक रचना होती है कि नहीं है, ये बात है। तो पैरामीटर क्या होते हैं कि नायक एक भद्र नायक होता है
बहुत सीधा साधा नायक होता है और नायक की मृत्यु हो जाती है रचना में। दूसरा, नायक के प्रति जब जो नाटक देख रहा है या पाठक है, उसके मन में एक सहानुभूति उभरती है, क्योंकि नायक भद्र होता है। नायक की मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि वो एक हेमर्शिया का शिकार हो जाता है। हेमर्शिया क्या होता है? हेमर्शिया मतलब एक गलती, भारी गलती, बड़ी चूक हो जाती है। और वो चूक क्यों करता है? क्योंकि वो अति नैतिकता का शिकार होता है। नैतिक बने रहने के चक्कर से उससे एक भारी भूल हो जाती है और वही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनती है। और उसी मृत्यु से पाठक क्या होते हैं? जुड़ते हुए महसूस होते हैं और पाठक उससे एक सहानुभूति रखते हैं। और रचना का जो अंत होता है वो एक विरेचन मूलक प्रभाव उत्पन्न करता है। विरेचन मूलक प्रभाव का मतलब ये होता है कि बड़ा ही संवेदनशील एक प्रभाव पाठक पर छोड़ता है, या जो दर्शक होता है उसके ऊपर छोड़ता है, कि दर्शक उस व्यक्ति से अपना एक जुड़ाव महसूस करता है और एक इमोशनल फीलिंग के साथ जुड़ता है, और एक ये कहें कि दुख में अंत के साथ उसे जुड़ता है। अब देखते हैं कि क्या इन पैरामीटर्स पर गोदान खरा उतरता है। नायक की मृत्यु होती है, किसकी हो रही है? नायक इस रचना का क्या हो? नायक के प्रति पाठक के मन में सहानुभूति उभरती है, बिल्कुल निश्चित तौर पर उभरती है। जब आप पाठक के रूप में आप जब गोदान को पढ़ेंगे तो होरी से अपना एक जुड़ाव महसूस करेंगे और एक सिंपैथी उस पर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक संघर्षशील व्यक्ति है, संघर्षशील नायक है। एक छोटी सी इच्छा पालता है, गाय पालने की इच्छा पालता है, ठीक है, वो भी उसकी पूरी नहीं होती, तो एक संवेदनात्मक जुड़ाव उससे होता है, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। जो जब आप एथिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक एम्पैथी वर्ड आता है, ठीक है। फिर क्या वो हेमर्शिया करता है? बिल्कुल। उसका हेमर्शिया माना जा सकता है झुनिया को घर में रखना या समझौतापूर्ण रवैया, यथास्थितिवाद का वो समर्थक है, और झुनिया को घर में रखना उसका नैतिकता का ही परिणाम है। उसी नैतिकता के कारण या गाय पालने की इच्छा को भी वो हेमर्शिया आप कह सकते हो, हालांकि है नहीं वो, पर ये भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। विरेचन मूलक प्रभाव है क्या? बिल्कुल। जब लास्ट का अंत आता है ना गोदान का, आप खुद पढ़ोगे कि बड़ा त्रासद अंत ये है, एक विरेचन मूलक प्रभाव उत्पन्न करती है। 60 तक पहुंचने, ये कथन देखिए आप, 60 तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी झुनिया। कितना मार्मिक कथन है ये। गाय की लालसा मन में ही रहेगी, अंतिम क्षण है उसके, उसमें वो ऐसी बातें कर रहा है। गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी, ठीक है। तो ये बड़े मार्मिक कथन है जो ऐसा त्रासद प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि विरेचन मूलक प्रभाव पाठक के मन पर आता है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक त्रासद रचना है, पर है किसकी त्रासदी? क्या ये होरी की त्रासदी है? क्या ये धनिया की त्रासदी है? या होरी की महत्वाकांक्षा की त्रासदी है? या भारतीय कृषक की जीवन की ही त्रासदी है? सबकी त्रासदी है। आप एक एक करके इसको लिख सकते हैं। होरी की त्रासदी कैसे? होरी की मृत्यु के संदर्भ में लिखेंगे। धनिया की त्रासदी कैसे? अब होरी ही नहीं बचा, पूरे जीवन में संघर्ष करती आई थी, अब उसका एकमात्र जो साथ था वो पति था, वो भी छोड़ के जा रहा है। होरी की महत्वाकांक्षा, गाय की महत्वाकांक्षा रखी थी उसने, उसका भी त्रासद मूलक ही अंत है। इसी प्रकार भारतीय कृषक जीवन की भी ये त्रासदी है, क्योंकि कृषक से जुड़ी हुई समस्याएं को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये त्रासदी रचना के रूप में किस प्रकार गोदान नजर आती है, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। अब जो आखिरी टॉपिक है आज का, वो है गोदान का नामकरण। क्या गोदान नामकरण सार्थक है? क्या और कोई नामकरण हो सकता था? और गोदान नामकरण सार्थक है तो कैसे है? देखिए, नामकरण किसी भी रचना का वह सार्थक माना जाएगा जो इसके मूल प्रतिपाद्य को पाठक के मन के ऊपर अंकित कर सके। मतलब जो बेसिक जो उद्देश्य है इसका, जो मूल प्रतिपाद्य है, जो रचना का उद्देश्य है, वो पाठक के मन पर छोड़ पाए। रचना पढ़ने से पहले वह नाम उसको क्या करे? क्यूरियोसिटी जगाए, जिज्ञासा उत्पन्न करे कि मुझे ये रचना पढ़नी चाहिए। और पढ़ते समय कथानक में पाठक अपनी उपस्थिति देखे। अंत में पाठक के मन पर पड़ने वाला प्रभाव उस नाम को भी उभारता हो, मतलब नाम सार्थक नजर आए कि जब अंत हो रचना का तो लगा कि हाँ, ये रचना पढ़ी थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। अब देखिए, इस रचना गोदान के संदर्भ में देखें तो गोदान जो रचना है, पूरी रचना केंद्रित है किस पर? गाय पर। तो गो का दान, गोदान,
तो एक जो पक्ष है वो है गाय। गाय पर रचना पूरी तरीके से केंद्रित है। कथानक का आरंभ व अंत इसी बात पर होता है। आरंभ में देखेंगे, शुरुआत होती है, हर गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ी साध थी। तो गाय केंद्र में है। रचना का आरंभ इसी महत्वाकांक्षा से जुड़ा है और रचना का अंत भी इसी महत्वाकांक्षा के पूरा न होने के पाने की त्रासदी से जुड़ा है। उसकी मृत्यु को आसन देख होरी धनिया से कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब मैं जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो अंत भी किस पे हो रहा है? गाय पे ही हो रहा है। गऊ कौन है? आर्थिक इच्छा, सामाजिक इच्छा के रूप में, आर्थिक और सामाजिक दोनों इच्छाओं के रूप में आती है। तो यह इसमें जो दोहरी त्रासदी दिखाई गई है, किसकी? महत्वाकांक्षा भी उसकी पूरी नहीं हो रही है और मौत के बाद भी गोदान की अपेक्षा जो की गई है कि गो का दान कर दीजिए, हीरा कहता है, तो वो गोदान की जो अपेक्षा की गई है वो नाम को और भी ज़्यादा सार्थक करती है। तो गोदान गाय की आकांक्षा से शुरू होकर गोदान की विडंबना पूर्वक मांग पर समाप्त होता है। यही इस रचना के केंद्र में है। इसलिए गोदान पूरी तरीके से इसका नाम सार्थक प्रतीत होता है। ये अपने नाम से अपने मूल प्रतिपाद्य को धारण करने में यह रचना सक्षम होती है। तो यह गोदान का नामकरण वाला टॉपिक हुआ। ठीक है, तो आज के जो 4 टॉपिक्स थे वो चारों टॉपिक हमने कर लिए हैं। आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस डाउट को दूर करेंगे। आज का जो प्रश्न है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप प्रश्न ले सकते हैं। ठीक है, कल जो टॉपिक होगा, इस वीक का आखिरी जो दिन होगा, उसमें ये 3 टॉपिक हम करने की कोशिश करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो आधुनिक विमर्श या समकालीन विमर्श के संदर्भ में गोदान, और दूसरा गोदान में जो दोहरा कथानक या जो समानांतर शिल्प का प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने, वो कैसा है, और गोदान की भाषा शैली। ये 3 टॉपिक हमको कल देखने हैं। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।